हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे आरटीपी में 2024। सो लेट्स स्टार्ट। केस सिनेरियो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। हाईलाइट मैंने पहले करा हुआ है आप लोग के लिए, तो चलते हैं। चलो देखो, केस सिनेरियो 1 क्या है, बड़े ध्यान से समझना। एक कंपनी है गोल्डन लिमिटेड, जो कि इंकॉर्पोरेट कब हुई है 2013 में। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है उसकी? 10 करोड़। बस ये पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बातें बोली हुई है। 8 जनवरी को गोल्डन लिमिटेड ने एक सब्सिडरी ओपन की डी लिमिटेड के नाम से, और डी लिमिटेड ने अपना जो फाइनेंशियल ईयर चूज किया है वो 8 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 22 को किया है। ये तो गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि कोई कंपनी जनवरी में इंकॉर्पोरेट होती है तो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में उसका एफवाई एंड होएगा, बट यहाँ पे वो हुई तो 8 जनवरी को है, तो इसका एफवाई 31 मार्च 23 का एंड होना चाहिए। बट इसे चूज कौन से किया है? 31 मार्च 22 का, जो कि गलत है। शायद रेलिवेंस हो कोई इसका, देखेंगे बाद में। 2 जनवरी 2022 को, मतलब 8 से पहले 2 जनवरी को गोल्डन एक और सब्सिडरी बनाई थी ई लिमिटेड के नाम से डॉट, और 5 जनवरी को गोल्डन ने ई के साथ मिलके एक XYZ पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर कर लिया है। मतलब 2 को इसने ई बनाई, 5 को उसने XYZ को एक्वायर किया, 8 को उसने डी बनाई। ओके, अब ई लिमिटेड ने क्या इलेक्ट किया? ई लिमिटेड ने इलेक्ट किया कि जो अपना वो फाइनेंशियल ईयर बनाएगी वो 2 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 23 तक बनाएगी। मैंने बोला क्या था आपको कि जो कंपनी जनवरी में इंकॉर्पोरेट होती है, जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आएगा मार्च में, उस पर नहीं एंड होगा, जो नेक्स्ट आएगा मार्च उस पे एंड होगा। अबे 22 आने वाला है तो 22 पे तो डी ने बनाया है, ई ने तो नहीं बनाया। ई ने क्या किया है कि हम 23 को बनाएंगे, तो ये करेक्ट है। 1 जुलाई 22 को, मतलब ये ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22 की बातें चल रही थी यहाँ तक। अब यहाँ पे आ गया 22-23। 22-23 को गोल्डन ने एक और सब्सिडरी कंपनी बनाई जो कि हमारी एफ लिमिटेड है, दैट इज एफ लिमिटेड। किसने बनाई है? डी ने। मतलब चेन होल्डिंग कंसेप्ट से अगर मेरे सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी है तो वो मेरी भी सब्सिडरी मानी जाएगी। अब यहाँ पे गोल्डन लिमिटेड की सब्सिडरी कौन थी? डी थी। डी की सब्सिडरी 8 जुलाई को कौन बनी है? 1 जुलाई को एफ लिमिटेड बनी है। तो अल्टीमेटली जो हमारी एफ लिमिटेड है वो हमारी गोल्डन की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। ओके, बस यहाँ तक कितना बोला गया है। गोल्डन ने अपनी एसएफएस या सीएफएस बनाई है 21-22 की। 21-22 ओके, कब बनाई है? 25 अगस्त को फाइनल कर दी उसने, और 2 सितंबर को उनकी एजीएम हुई है और एजीएम में प्लेस करी है। अगला 22-23 साल आया। 22-23 की एफएस बना के 26 सितंबर को जो एजीएम हुई है उसमें उन्होंने प्लेस कर दी। तो इस फैक्ट के बेसिस पे हमें नीचे वाले एमसीक्यू के जवाब देने हैं। हमने क्या पढ़ा इसमें ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। एक कंपनी है गोल्डन, 2013 में वो बनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR है। पहले 2 जनवरी को ई बनाई उसने। ओके, 5 जनवरी को ई के साथ मिलकर XYZ एक्वायर किया, 8 जनवरी को उसने डी बनाई, फुल स्टॉप। ओके, ये 3 हो गया। फिर वो साल पूरा होने के बाद 1 जुलाई जब आया उसमें उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि एफ लिमिटेड। ओके, और फिर उन्होंने क्या फाइनेंशियल ईयर किया वो हमने पढ़ा था इसमें। अब एजीएम की बात दी गई है कि 21-22 की एजीएम हुई है 2 सितंबर को, और 22-23 की एजीएम हुई है 26 सितंबर 2023 को। देखते हैं क्या बोला हुआ है। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एन एजीएम फॉर ई लिमिटेड? ई लिमिटेड भाई, ई लिमिटेड इंकॉर्पोरेट कब हुई है? कब हुई है? 2 जनवरी को। ओके, अब बात सुनो। 2 जनवरी 22 को वो इंकॉर्पोरेट हुई है। साल उसने कौन सा चूज किया था? 2 जनवरी 22 से लेके 31-3 और अपना 23 तक पहला फाइनेंशियल ईयर होना ही। और एज वी ऑल नो, जो हमारी फर्स्ट एजीएम होती है वो फाइनेंशियल ईयर एंड करने के 9 महीने के अंदर हमें करवानी पड़ती है। अब यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23 को एंड हो रहा है, तो 9 महीने कितना? 31-12-23, तो 31-12-23 तक उसको अपनी एजीएम करवानी पड़ेगी। तो आंसर इज 30 सितंबर 9, 31 सितंबर 22 कैसे? 22 का तो हमारा साल ही है पूरा, मतलब ही नहीं है। 30 सितंबर 23, तो 6 महीने वाली होगी, पहली एजीएम है, तो आंसर इज डी, दैट इज 31 दिसंबर 2023। ओके, सेकंड, ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम फॉर गोल्डन लिमिटेड। गोल्डन के तो सरल सा है बिल्कुल, 31 मार्च 23। अब गोल्डन तो 2013 में बन चुकी है ना, तो उसके लिए तो 6 महीने ही एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2023। यहाँ पे 22-23 साल के बारे में पूछा हुआ है, मार्च यहाँ पे एंड हो गया, तो 30-9
2023 से पहले पहले मुझे एजीएम करवानी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जो हमारी गोल्डन लिमिटेड है उसने अपनी एसएफएस बनाई और सीएफएस बनाई और एजीएम में प्लेस करना है उसको। ओके, एजीएम कब हो रही है? 31 मार्च 22 को। इसने पूछा हुआ है जो 31 मार्च 22 को जो वो एफएस बनाएगी, कौन कौन सी कंपनीज की एफएस वो उसमें इंक्लूड करेगी, ये पूछा गया है। साल कौन सा है? 2021-22। इस दौरान कितनी कंपनीज टेक ओवर की थी उसने? एक तो की थी 2 जनवरी को ई, 5 जनवरी को XYZ और एक 8 जनवरी को डी। तो इन तीनों को उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, गोल्डन लिमिटेड एंड डी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड एंड XYZ प्राइवेट XYZ एंड कंपनी जो कि पार्टनरशिप फर्म है। एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर ये बताओ कि एफ लिमिटेड क्यों नहीं उसने कंसोलिडेट करी? बच्चे आप ध्यान दो, एक एफ लिमिटेड सब्सिडरी कब बनी है? 1 जुलाई 2022। ये साल कौन सा है? 2022-23। पूछा कौन सा हुआ है? 21-22। तो इसीलिए एफ लिमिटेड इसमें इंक्लूड हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ओके, उसके बाद अब इससे अगला साल पूछ लिया इसने कि 31/3/23 की जब एफएस बनेगी तो उसमें 2022-2023 की एफएस में कौन कौन सी कंपनीज की वो एफएस इंक्लूड करेगी। अब ई की तो होनी ही है, सब्सिडरी है। अब XYZ की भी होनी है, डी की भी होनी है, अब एफ की भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो 1 जुलाई 22 को बनी थी, 22-23 वाले साल में बनी थी, तो हमें एफ लिमिटेड की भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आंसर इज ए क्या है अपना? गोल्डन डी गलत, गोल्डन डी ई गलत, गोल्डन डी ई XYZ गलत, गोल्डन डी ई एफ XYZ इज द करेक्ट आंसर। इसको चारों की कंबाइन करके फिर आगे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अब इसमें यह पूछा हुआ है कि इन 4 सवालों में से कौन सा सवाल सबसे ज्यादा करेक्ट है, मोर करेक्ट। Golden Limited had given the notice for holding the AGM in Mumbai on Monday 26 September 2023 at 11 AM। अब ये बताओ 26 सितंबर 23 at 11 AM, यहाँ पे 23 की बात हो रही है, तो 23 का हमने की पढ़ा था यहाँ पे। लेट्स सी 23 की एजीएम कब हो रही है अपनी? 26 सितंबर को हो रही है। और इसने क्या बोला गया है कि वो जो 26 सितंबर को उसको एजीएम होनी है उसका नोटिस उसको देना पड़ेगा कि हमारी मुंबई में एजीएम हो रही है। इन शॉर्ट मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो गोल्डन लिमिटेड है ना, वो ऐसा नोटिस देगी कि जो हमारी मुंबई में एजीएम हो रही है 26 सितंबर को, उसमें आपको आना है। भाई आरओ तो उसका कहां पे? दिल्ली में है, तो मुंबई क्या करने बुलाएगी? वो तो गलत है। सेकंड, एजीएम दिल्ली में हो रही है और 26 सितंबर को 11 बजे आप आ जाना। देखते हैं, नोएडा में हो रही है, मतलब ही नहीं है, आरओ में होती है हमेशा, और दिल्ली में हो रही है, ये भी सही है। बट 8 साढ़े 8 बजे बिजनेस आवर तो कितना होता है? 10 to 7 अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे कितने बजे बुला रहा है वो? 8:30 बजे सुबह। तो ये तो वैसे ही गलत, तो रीजनेबल नहीं है। तो आंसर इज बी कि 26 सितंबर को जो एजीएम होनी है 11 बजे दिल्ली में जो होनी है, आरओ में जो होनी है, उसमें आप सब इनवाइटेड हो। तो इसीलिए आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी हमारी फर्स्ट केस स्टडी। इसमें क्या आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, केस स्टडी 2, यहाँ पे एक OMX प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इंडिया में बेंगलोर में है। अब वो किसके सब्सिडरी है? यूएसए की। यूएसए की एक सब्सिडरी इंडिया में है, बस इतना बोला गया है इसमें। डायरेक्टर कौन है? रजत शुभम पैटर। रजत और शुभम रेजिडेंट हैं, बट पैटर क्या है? नॉन रेजिडेंट। हमें कुछ नहीं करना है इसका। रजत कब गया है इंडिया से? 2/11/21 को वो चला गया, मतलब 20-21 को वो रहा है, PRI रहा है, मतलब 182 दिन से ज्यादा रहा है। बट 21-22 जब आया तो वो लेफ्ट कर गया। भाई क्यों गया? बिजनेस के लिए गया। ओके, अब यहाँ पे क्या आया? कम बैक टू इंडिया। वापिस कब आया वो? 12/2 को। चला कब गया? 26/2 को। अब वापिस कब आया वो? 25/8 को। एंड स्टे इन इंडिया फॉर द होल ईयर, और हमेशा वो इंडिया में रहा है। ओके, फॉर अनसर्टेन पीरियड। ओके, हम देखेंगे इसमें क्या पूछा गया आगे। अब OMX सॉफ्टवेयर जो प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया की जो कंपनी है, वो यूएसए से कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहा है।
ओके, तो बताया हुआ है, माइंड में कुछ पूछा हुआ हो इसने। अब रजत ने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी है यूएसए में, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ओके, देखते हैं अब क्या है इसमें। पहला, हमें फेमा के अकॉर्डिंग बताना है कि रजत कपूर जो बार बार जा रहा है आ रहा है, वो आर आई है या पी आर आई, मतलब पी आर आई है या फिर पी आर ओ आई है, हमें ये सब बताना है इसमें। पहला, रजत ट्रीट एज रेजिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 23-24 सिंस ही स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। 22-23 और 23-24 में दोनों में वो आर आई बता रहा है। बट एक चीज बताओ, 20-21 में वो पीआरआई था, मतलब 20-21 में वो 182 दिन से ज्यादा रहा था, तो 21-22 में वो क्या हो जाएगा, पीआरआई। बट 21-22 में वो चला गया फॉर बिजनेस, तो हम उसको वहां से क्या मान लेंगे, पी आर ओ आई। ओके, और वो आया कब वापिस, 12/2 को, और 26/2 को वापिस चला गया, फिर वापिस ही नहीं आया वो उस साल। ओके, तो उस साल के लिए वो क्या है, पी आर ओ आई। 21-22 के लिए, तो 22-23 के लिए भी वो क्या हो जाएगा, पी आर ओ आई। तो यहाँ पे 22-23 के लिए तो पी आर ओ आई है, वो तो गलत माना जाएगा। दूसरा, अब मैंने ये बताया आपको कि 21-22 में वो बिजनेस के लिए बाहर चला गया, तो इसके लिए वो क्या हो गया, पी आर ओ आई। ओके, अब वो वापस आया ही नहीं 22-23 में, तो 22-23 के लिए वो क्या हो जाएगा, पी आर ओ आई, 22-23 में वो बिजनेस के लिए बाहर है। बट वो वापस आया है, कब आया है, 22-23 में ही आया है, और वो पूरे 22-23 रहा है, तो 182 दिन से ज्यादा रहा 22-23 में, तो वो 23-24 के लिए भी क्या हो जाएगा, पी आर आई। तो यहाँ पे 22-23 के लिए वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि 21-22 में बिजनेस के लिए बाहर चला गया था, दैट्स वाई। और क्योंकि 23-24 में वो आ गया है, नोट 23-24 में, 22-23 में वो आ गया है, और 22-23 में वो 182 दिन से ज्यादा रहा है। अब वो वापस गया है नहीं गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो 23-24 में वो पीआरआई माना जाएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट कि रजत कपूर एनआरआई माना जाएगा 22-23 के लिए, और आरआई माना जाएगा अपना 23-24 के लिए। रीजन मैंने आपको बता दिया, दोबारा सुनो रीजन क्या है। देखो, 21-22, 22-23, 23-24, 3 साल है इसमें। यहाँ पे 21-22 में वो बिजनेस के लिए बाहर गया है, गॉट इट। तो उस साल वो पीआरओ हुआ, और क्योंकि वो उस साल पीआरओ है, तो अगले साल भी वो क्या हो जाएगा, पीआरओ आई। तो 21-22 के लिए वो पीआरओ है, तो 22-23 के लिए भी वो क्या हो जाएगा, पीआरओ आई। बट 22-23 में हाफ ईयर के बाद वो वापस आ गया था, और 182 दिन से ज्यादा रहा है वो, और वापस वही नहीं गया वो 3 पर्पजेस के लिए। तो जो उससे अगला साल 23-24, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, पी आर आई। आंसर बी इज करेक्ट। उसके बाद वो कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहा है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज लेता है तो 1 CR, और अगर वो अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है तो 10 लाख। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज 10 लाख, कंसल्टेंसी 1 लाख, कंसल्टेंसी 2 लाख। 2 लाख का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है, 1 लाख का कोई ऑप्शन नहीं था, 1 करोड़ या 10 लाख था। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं बोली गई है, मतलब नॉर्मल कंसल्टेंसी है, तो आंसर ए इज करेक्ट। अब इसमें ये बात बोली गई है, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजत ने परचेज की थी यूएसए में, वो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। अब उसने परचेज किया और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए वो यूज कर रहा है, मतलब अब ना तो उसको कुछ देना है ना कुछ लेना है, तो वो ट्रांजेक्शन हमारी ना ही अपनी कैपिटल है और ना ही अपनी करंट है। आफ्टर दैट भावेश, यश, चिराग, उनकी एक एलएलपी है जो कि टिम्बर का काम करते हैं। बिजनेस का नाम क्या है, सॉलिड लकड़ एलएलपी। चिराग ने अपना रेजिडेंस शिफ्ट किया कितने तारीख को, देख एलएलपी है, एलएलपी का एक जो पार्टनर है वो कौन है, चिराग। चिराग ने शिफ्ट कब किया, 16/11/23 को। ओके, और एलएलपी को कब बताया उसने, 20/11/23 को। अब हम बताना है कि एलएलपी की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरओसी को बताए। देखो हमने क्या पढ़ा था
अगर किसी पार्टनर के एड्रेस में, नाम में कोई भी अल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्रेशन होने के 15 दिन के अंदर अंदर वो एलएलपी को बताएगा, और एलएलपी जिस दिन चेंज किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी। अब चेंज कब हुआ है? 16/11 को। ओके, तो उसको 16/12 से पहले पहले आरओसी को बताना पड़ेगा। तो आंसर सी इज करेक्ट, 16/12/2023। उसके बाद एक ड्यूक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके डायरेक्टर कौन है? अरुण, रणवीर, रमेश, नवाज। अब लवीना एक सेक्रेटरी भी है। ओके, इट इज टू बी नोटेड दैट रमेश एंड नवाज आर आई पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड drug software company to accept on behalf of company service of process notices other document required to be served on drug software company limited. In relation to the company's establishment, you are required to enlighten the drug company with respect to whose declaration will be required to submit the ROC. सुनो ध्यान से यार, सुनो। एक कंपनी है ड्रग लिमिटेड। ओके, अब उसके 4 डायरेक्टर्स हैं, अरुण, रणवीर, रमेश एंड नवाज। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, वो पीओबी अपना इंडिया में बना रही है, तो इनिशियली एज पर सेक्शन 380 कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने थे? हमने पढ़ा था कि एमओए, एओए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह पढ़ा था। और एक साथ में एक चीज और पढ़ी थी, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स। ओके, मतलब कन्विक्टेड के बारे में पूछा गया है इसमें कि वो डिक्लेरेशन कौन कौन देगा कि हम लोग कन्विक्टेड नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर्स देते हैं। सर हमने तो सीएस भी पढ़ा था बच्चों, सीएस पढ़ा था। सीएस इस चीज के लिए डिक्लेरेशन देता है कि सारे की सारी कंप्लायंस सही से पूरी हुई है। कन्विक्शन के लिए वो नहीं देता, कन्विक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स देते हैं। तो यहाँ पे अरुण, रणवीर, रमेश और नवाज अपनी डिक्लेरेशन देंगे। दैट इज अरुण, रणवीर, रमेश एंड नवाज। आंसर डी इज करेक्ट। तो ये था हमारा एमसीक्यू का पार्ट। केस स्टडी काफी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको करके जरूर जानिए ये। ओके, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के काफी आसान है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना, फटाफट कवर हो जाएगा ना। हाईलाइट मैंने सारा कुछ किया हुआ है इसमें, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम आपका। अब एक कंपनी है राम प्राइवेट लिमिटेड, उसकी टर्नओवर कितनी है? 1.8 CR। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 80 लाख। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना चाह रहे हैं, बट सीएस मना कर रहा है, ठीक है। तो यार एक चीज बताओ, टर्नओवर की लिमिट होती है 40 एंड पीएससी की लिमिट होती है 4 करोड़। 40 करोड़ और 4 करोड़, नॉट लाख। ओके, अरे इन दोनों फुलफिल हो रही है, मतलब टर्नओवर और पीएससी 440 से हमारी कम है, तो वो स्मॉल बन सकती है। अब यहाँ पे टर्नओवर कितनी है? 1.8 CR, 40 से तो कम है, और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? 80 लाख। तो ये 4 करोड़ से भी कम है, तो ले सकती है स्मॉल। तो बस हमें प्रोविजन लिखना है कि एज पर द कंपनीज एक्ट स्मॉल कंपनी की कैटेगरीज होती हैं, ये टर्नओवर की लिमिट होती है, और अगर वो टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे आ जाती है तो वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है। तो कंपनी सेक्रेटरी के कंटेंशन यहाँ पे सही बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको इस तरह से आंसर देना है इसका। सेकंड, Prakash and some of his friends are member of Focus Limited, a company with a paid up share capital of 1 crore. They all intend to propose a resolution at the forthcoming general meeting. जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो रिजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं। सही, तो 111 जैसा लग रहा है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कि जब मेंबर रिजोल्यूशन पास करना चाह रहे हो तो क्या होगा? काइंडली प्रोवाइड गाइडेंस to Prakash and his friend on the requisite minimum paid up share capital they should hold to initiate a member resolution. मतलब अगर उनको बाय सर्कुलेशन रिजोल्यूशन पास करना है तो कितनी पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो इसमें पूछी गई है। 10% थी वैसे, बाकी आंसर देखेंगे हम, और अदर रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो हमें बतानी है। ओके, लेट्स सी द आंसर। देखो 111 का एक क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई भी मेंबर चाह रहा है कि हम एजीएम में अपना खुद का रिजोल्यूशन पास करें तो एट लीस्ट उनके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्रकाश और उनके फ्रेंड्स के पास 1/10 यानी 10 लाख तक की पेड अप शेयर कैपिटल है तो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में अदर रिक्वायरमेंट पूछी हुई थी। अदर रिक्वायरमेंट क्या होती है? कुछ भी नहीं, कि कॉपीज हमें सिग्नेचर करके कंपनी को सबमिट करवानी है, ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करवानी है, और
अगर रिजोल्यूशन जो हम पास करवाना चाह रहे हैं वो ऐसा है कि पहले अदर मेंबर को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तो रिजोल्यूशन मुझे 6 हफ्ते पहले जमा करवाना पड़ेगा। मतलब रिजोल्यूशन का जो रिक्विजिशन है वो 6 हफ्ते पहले जमा करवाना पड़ेगा। अगर नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 हफ्ते पहले मुझे रिक्विजिशन जमा करवाना पड़ेगा। साथ में इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है आपका, जो रिजोल्यूशन करवाने का जितना भी एक्सपेंसेस बियर होगा वो सब मेंबर्स को जमा करवाना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो उसको पूरी करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 30। पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जनरेटेड टर्नओवर। अब पीक्यूआर एक प्राइवेट कंपनी है जिसके टर्नओवर कितनी है 150 सीआर, लोन कितना है 75 करोड़। ओके, बट टोटल लोन उसने कितना वेल किया था 110 करोड़, रीपे कितना कर दिया 35 करोड़, मतलब करंटली 75 करोड़ है। ओवर द टाइम 1110 करोड़ उसने लिया था। अब बीओडी ने सीईओ को एक पावर डेलीगेट की, एक अथॉरिटी डेलीगेट की कि आपको एक इंटरनल ऑडिटर अडॉप्ट करना है, मतलब उसको अपॉइंट करके लाना है। सीईओ क्या कह रहा है कि हमें इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मतलब अब हमें बताना है कि एक्चुअल में सीईओ का कंटेंशन ठीक है या सही नहीं है। और दूसरा, व्हाट विल बी योर रिस्पांस इफ द बीओडी वांट टू अपॉइंट मिस्टर नगेंद्र एक्स एम्प्लॉय। अब हमारा ओपिनियन क्या है कि अगर बीओडी अपने ही एक्स एम्प्लॉय को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहे तो पहले तो बात सुनो, सेक्शन अप्लाई होगा 138, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा, और लेट मी टेल यू, इंटरनल ऑडिटर या तो अपना एम्प्लॉय भी हो सकता है और कोई अदर पार्टी भी हो सकती है। तो सेकंड का आंसर तो बिल्कुल ठीक है कि बीओडी अपॉइंट कर सकते हैं। अब हम 138 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या सीईओ का कहना सही है या सही नहीं है। अब यहाँ पे 138 के अकॉर्डिंग अगर किसी प्राइवेट कंपनी की टर्नओवर 200 करोड़ या ज्यादा हो गई उससे, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये मुझे आपको हाईलाइट करवाना था कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम साल में कभी भी 100 करोड़ से ऊपर हो गया तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और इंटरनल ऑडिटर या तो सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है, एंड मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता। यहाँ पे कंपनी की टर्नओवर कितनी थी, कंपनी की टर्नओवर थी आई थिंक 200 करोड़ से अबव थी, वो देख लेंगे वो। बट लोन कितना था उसका 1110 सीआर, बाद में 75 हो गए। बट हम देखते क्या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मतलब लोन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सीईओ का कहना सही बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इंटरनल ऑडिटर को एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे जो बीओडी का कहना है वो बिल्कुल ठीक है। टर्नओवर कितनी था 150 करोड़, मतलब 200 की लिमिट है ना। अब टर्नओवर है कम बट लोन ज्यादा है तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूर पड़ेगा। उसके बाद एक गवर्नमेंट है तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश की, उन्होंने ऑरेंज लिमिटेड में 60% होल्ड किया हुआ है। अगर किसी सीजी ने या फिर एसजी ने मिलकर या फिर अलग अलग 50 नहीं नॉट 50 51% से ज्यादा होल्ड कर रखा है, तो जिस कंपनी में होल्ड किया है वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑरेंज लिमिटेड में उन्होंने होल्ड किया था, तो ऑरेंज क्या मानी जाएगी हमारी गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब इनकी एजीएम कब हो रही है 17 अगस्त को होनी थी, बट सीएजी की कमेंट्स अभी आई नहीं थी। ओके, और मीटिंग हमारी अर्जेंट हो गई कि भी सीएजी ने कमेंट तो दिया ही, तो क्या एजीएम करें अभी। और कंपनी ने अपनी एफएस फाइल रजिस्ट्रार को नहीं करी। अब जो एडजर्न्ड एजीएम है वो 30 सितंबर को हुई 20 सितंबर को हुई और उन्होंने आरओसी को 29 सितंबर को भेज दिया। अब हमें बताना है क्या ऑरेंज लिमिटेड ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। एक चीज देखो, हमने एक बात पढ़ी थी, वो क्या बात थी कि अगर मान लो कंपनी की एजीएम कभी नहीं होती है, कंपनी की एजीएम कभी नहीं होती है, तो प्रोविजनल एफएस उसको एजीएम की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को सबमिट करनी पड़ती है। और जब हमारी एडजर्न मीटिंग हो गई तो फाइनल एफएस उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को सबमिट करनी है। अब 20 सितंबर को हमारी एजीएम हुई है, 29 सितंबर को उन्होंने आरओसी को भेज दिया, तो इसमें तो कोई कंप्लायंस नहीं किया है, बट प्रोविजनल में उन्होंने कंप्लायंस किया है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं बार 14 का क्या आंसर है, देखिए। अब where the FS are not adopted, it is required by the company to file the registrar within 30 days of the date of AGM, and registrar shall take them in a record as a provisional till the final are filed। मतलब अगर हमारी अडॉप्ट नहीं हुई है तो हमें एज प्रोविजनल बेसिस पे आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी, और आरओसी को प्रोविजनल बेसिस पे अपने पास होल्ड करके रखेगा, और फाइनल अडॉप्ट होने के बाद उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें भेजनी पड़ेगी। यहाँ पे
इंस्टेंट केस में क्या हुआ, 20 सितंबर को हुई थी एजीएम, एडजर्न 29 सितंबर को भेज दिया 30 दिन के अंदर अंदर। बट ऑरेंज ने अडॉप्टेड फाइल नहीं करी क्योंकि 30 दिन में करनी होती थी। तो ऑरेंज लिमिटेड ने जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है प्रोविजनल स्टेटमेंट फाइल करने की वो कंप्लाई नहीं करी है, बट जो सेकंड कंप्लायंस है उसने पूरी कर ली है, और जो पैनल प्रोविजन आरओसी चाहेगा वो उसको इम्पोज कर सकता है। तो ये हमारा एक ओपिनियन था कि बस हमें ये नहीं बताना था कि क्या पेनल्टी इम्पोज होगी, हमें सिर्फ इतना बताना था कि क्या ऑरेंज लिमिटेड ने पे नॉन कंप्लायंस किया है या नहीं किया। हाँ, उसने अनअडॉप्टेड फाइल करने में नॉन कंप्लायंस किया है, बस इतना सा आंसर था ये। ओके, अब डिपॉजिट का क्वेश्चन है ये। एक कंपनी है एनपीओ लिमिटेड, लिमिटेड है तो मुझे पता चल गया ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अब उसकी नेटवर्थ कितनी है 90, टर्नओवर कितनी है 510। उन्होंने 510 टर्नओवर उन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, 1/2/24 को, जो कि रिपे कब होने हैं 30/9/28 को। एक चीज बताओ, हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ एलिजिबल कंपनी कर सकती है, और एलिजिबल की हमारी 3 कंडीशंस थी, उसमें से एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, बाकी 2 हम देखेंगे। बड़ी पब्लिक कंपनी है तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है। आर यू श्योर? कोई डिफॉल्ट नहीं है सर, एक डिफॉल्ट है। मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है डिपॉजिट का 36 महीने, मतलब 3 साल। अब 1 फरवरी 2024 को 1 फरवरी 2024 को उसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, जो कि रीपे कब होना है 30/9/28 को। 3 साल कहां पूरे हो रहे हैं, 1/2/24, 1/2/25, 1 साल, 26, 2 साल, 27, 3 साल, मतलब 31 जनवरी 2027 को 3 साल पूरे हो जाएंगे, और इसने 1.5 साल एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे उसने नॉन कंप्लायंस किया है। बाकी हम देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं बता रहा हूँ क्या प्रोविजन हो सकता है। सेकेंडली इसमें क्या था कि कंपनी ने एक लोन एक्सेप्ट किया है 1.5 करोड़ का। किससे किया है वो हमारे के डायरेक्टर से, और फर्दर डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन भी दे दिया है। क्या डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो पैसा मैंने आपको दिया है वो किसी और से बोरो करके नहीं दिया है, 24 महीनों का लोन लिया है उससे, और कंपनी ने वो सारी डिटेल्स अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दी हैं। पहली बात यह हमें बताना है कि कंपनी डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है नहीं कर सकती है, देखेंगे वो बात भी। और जो पी ने एडवांस मनी दिया है वो डिपॉजिट है या नहीं है। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, डायरेक्टर जब कंपनी को पैसा दे तो 2 कंडीशन फुलफिल करने पे उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन क्या, कि उसने डिक्लेरेशन दी हो कि वो पैसा उसका है, उसने किसी से बोरो करके वो पैसा कंपनी को लैंड नहीं किया है, और दूसरा कंपनी ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया हो। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, और विद इन 24 मंथ है तो ये भी वैलिड है। पॉइंट 1 का जवाब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या थी। देखो, पहला, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए वो एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए, और एलिजिबल के लिए उसको पब्लिक कंपनी होना चाहिए, नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ होनी चाहिए, रिजोल्यूशन पास करना है, एसआर पास करना है, और एक सर्कुलर इशू करना है। अब यहाँ पे टर्नओवर एनओपी लिमिटेड की 510 करोड़ है, 500 लिमिट है, तो यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। टेन्योर कितने होने चाहिए, लेस देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए, और मोर देन 36 मंथ नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज्यादा और 36 महीने से कम वो होना चाहिए। और यहाँ पे कंपनी ने 4.5 इयर्स का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे कंपनी ने कंप्लायंस का फॉलो नहीं किया, नॉट कंप्लायंस किया है उसने, तो जो भी पेनल्टी होगी वो उसके ऊपर लग जाएगी। और यहाँ पे पी किशोर से जो अमाउंट आया है वो डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। पहला रीजन इसका ये था कि उसने डिक्लेरेशन दे दी थी, और दूसरा रीजन ये था कि बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया था। अब एक कंपनी है जो टोक्यो में है, 16th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक कंपनी है जो टोक्यो में है और वो अपने ऑपरेशन इंडिया में बिगिन करना चाह रही है। उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट कर दिए। 1 मार्च 2023 को 2009 की एक कंपनी जो इंडिया से ऑपरेट करना चाह रही थी, अब 1 मार्च 2023 को उसने अपना प्रिंसिपल ऑफिस टोक्यो में शिफ्ट किया है, मतलब अपना एड्रेस चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या कोई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है चेंज ऑफ एड्रेस में? द क्वेश्चन क्या है कि कंपनी थी जो टोक्यो में थी,
अब वहां पे 2009 में वो इंडिया में बनी थी, 2023 में उसका एड्रेस चेंज हुआ है। ओके, अब एक चीज बताओ, जब वो 2009 में बनी थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने FC1 सबमिट किया होगा बेसिक डिटेल के बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंज हुआ है तो वो हमें FC2 में 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बात बोला गया है कि जब उसने 1 मार्च को अपना एड्रेस चेंज किया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको ROC को FC2 में बताना पड़ेगा। अब 17th क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे मोहित एक कैरेक्टर है ABC LLP का, मतलब LLP है, उसको 10 लाख रुपए मोहित को देने हैं, बट LLP की एसेट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख। अब शॉर्टफॉल कितना है, 3 लाख का। और यहाँ पे मोहित क्या कह रहा है कि जितना भी डेफिशिएंट आया है वो हम पार्टनर से रिकवर करेंगे। बताओ कर सकता है वो? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पर, पार्टनर्स सिर्फ उतने के लिए लायबल रहते हैं जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन एग्रीड किया हो। तो इन दिस कंटेंशन ऑफ मोहित इज इनकरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ये देखिए, LLP इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, और LLP अपनी लायबिलिटीज के लिए खुद ही लायबल रहती है फुल द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। जितनी उसकी एसेट्स हैं उतने अमाउंट तक वो खुद ही अपनी लायबिलिटीज के लिए लायबल रहेगी। और उनकी शॉर्टफॉल है तो वो हम पार्टनर से क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कहां तक लिमिट रहेगी, कंट्रीब्यूशन तक। ओके, तो मोहित उनसे क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। 18th क्या है, यहां पे योगवीर सिंह ने मैंगो ऑर्कार्ड एट मनचंगा विलेज बिलासपुर में एक लगा लो मैंगो की कोई फार्मिंग वगैरह कर रखी होगी उसने, और जिसमें हजारों ट्रीज थे। अब उसने सारे के सारे मैंगो ट्रीज बेच दिए। तो बताओ मैंगो ट्री का बेचना इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन उसकी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बेनिफिट राइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड एंड फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। मतलब जो लैंड है वो तो है ही हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो बेनिफिट लैंड से आ रहा है वो भी हमारा इमूवेबल, जो अटैच है उससे वो भी इमूवेबल। अब यहाँ पे जो ट्रीज आए हैं वो कट तो हो सकते हैं, बट वो बेनिफिट है जो लैंड से राइज हुआ है, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। ओके, योगवीर सिंह हैज सोल्ड द ऑर्कार्ड अलोंग विद द ऑल मैंगो ट्रीज as trees are the benefit arise out of the land and attached to the earth, hence mango trees are immovable property। तो जो मैंगो ट्रीज उसने सेल किए हैं वो बोला जाएगा that they will be treated as sale of mango trees, sale of the immovable property। अब इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, रीडिंग द स्टैट्यूट एज ए होल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है सिंपली कि अगर मुझे कोई लॉ स्टैट्यूट रीड करना हो तो मुझे जितने भी उसके एलिमेंट्स है वो सारे एक साथ रीड करके उसको समझना पड़ेगा। जैसे डीड में कोई पढ़ रहा हूँ, डीड की कोई अलग से हर एक लाइन का अलग मीनिंग नहीं होता। डीड को जितने भी लाइनें हैं मुझे उनको कंसाइज करके फिर रीड आउट करना पड़ता है। तो सिर्फ इसका मैं आपको लेमन मतलब समझा रहा हूँ, याद आपको एक करना है कि अगर मुझे स्टैट्यूट रीड करना है तो मुझे 100% वो रीड करना पड़ेगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आरटीपी, दैट इज सिवेश इंडियन नेशनल है, वो फॉरेन एक्सचेंज लेना चाह रहे हैं। पहला, लॉटरी टिकट का पैसा रेमिट करने के लिए $50,000 की कोई लॉटरी टिकट उसने बाहर परचेज करी होगी, उसका पैसा रेमिट करने के लिए वो इंडिया से 50,000 का फॉरेन एक्सचेंज लेना चाह रहा है। ये हमने प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में पढ़ा था कि अगर वो लॉटरी इनकम बाहर बेचता है या लॉटरी टिकट के लिए पैसा बाहर बेचता है तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड, तो वो विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कल्चरल टूर के लिए 10,000 1 लाख लेना चाह रहे डॉलर्स, तो HRD की रिक्वायरमेंट लगेगी, HRD के अप्रूवल से वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो पहला हमारा क्या है कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग लॉटरी विनिंग्स का पैसा बाहर भेजना प्रोहिबिटेड है, तो सिवेश विड्रॉ नहीं कर सकता। और अगर उसको कल्चरल टूर के लिए विड्रॉ करना है तो उसको HRD की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये था अपना आरटीपी, इसमें कुछ क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और एक दो क्वेश्चन नहीं भी ऐड हुए हैं, तो इट्स बेटर कि आप इसको कंसाइजली सारा कवर कर लो। जितना सिंपलीफाई हो सकता है मैंने आपको उतना सिंपलीफाई करके इसमें दिया है, और टाइम काफी कम रह गया है, तो सारा का सारा ध्यान आपका स्टडी पे होना चाहिए। बाय, हैव ए नाइस डे।